गज़ल मिसरा है वो वही है, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आ जाए। मुअज्जिन को गरिया भी दिया गया और उसको बुरा भी नहीं किया। हाज़रीन, हमारी जो दादी मरहुमा थी, उन्हें जब हमारे ऊपर बहुत किचकिचा के प्यार आता था तो अपनी गोद में बैठा के कहती थी, हाय कम वक्त कितना प्यारा लग रहा है। या उन्हें जब किसी को बुरा भला कहना होता था तब भी इसी कोसने का इस्तेमाल करती थी। कहती थी, अरे कम वक्त मारे, बस हाँ वो कम वक्त के बाद मारे का इजाफा कर देती थी और उससे मज़ा दोबाला हो जाया करता था। एक बचपन में उनके मुंह से गालियां और कोसने सुने थे। उसके बाद हमारी शादी रामपुर हो गई। नहीं, मैं यहाँ गालियों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। हमारी जो बीवी हैं वो खरी पठानी है। तो पठानों का क्या था साहब, रामपुर में जब दाग मुशायरों में अपना कलाम पढ़ते थे तो वो खूब गालियां दे दे के दाद देते थे। उफ सालिम ने मार डाला, उफ वो गला हलाल कर दिया, अरे इस आदमी ने, इस शख्स ने तो गजब कर दिया साहब। अब ये उफ और उफ़ो की जगह आप अपनी पसंदीदा गालियां लगा लीजिएगा। तो वो, और दूसरे एक और मैं आपको बताऊं, पठानों से मुझे फिर याद आया था कि नियाज फतेहपुरी साहब के जो वालिद थे वो खरे साफ गो पठान थे, रामपुर के रहने वाले थे। वो दाग के बारे में बड़ा बुरा ख्याल रखते थे, कहते थे बदमाश है, उबाश है। उनसे पूछो कि भाई आपने दाग का कलाम उनके सामने कभी पढ़ते हो तो कहते हैं, अरे दाग, बड़े गर्म लहजे में कहते थे, दाग अय्याश है, उसे शेर व शायरी से क्या मतलब। उनसे कहो कि भाई आपने कभी उनका कलाम पढ़ा तो कहते थे, मैं आमी और जाहिल का कलाम नहीं देखता। एक दिन अपने आंगन में बैठे थे, हज़रत मामूल कुछ लिख रहे थे, नियाज फतेहपुरी सामने चौकी पे बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे। तो उनकी तरफ देख के बोले, नियाज क्या पढ़ रहे हो? तो बोले कि गुलज़ारे दाग पढ़ रहा हूँ। माथे पे बल आ गए। फिर थोड़ी देर रुके, बोले कौन सी गज़ल पढ़ रहे हो? बोले भाई अभी तो गज़ल नहीं पढ़ता, शेर आशोक पढ़ रहा हूँ। अच्छा सुनाओ। तो उन्होंने शेर आशोक सुनाना शुरू किया। आपको मैं 2 बंद सुनाऊंगा, बस एक ही सुनाऊंगा। शेर आशोक एक शायरी की सिल्फ है जिसमें किसी शहर की बर्बादी, उसकी तबाही का जिक्र किया जाता है, उसमें रहने वाले उसके बाशिंदों के हाल का जिक्र किया जाता है। तो दिल्ली में जब गदर हुआ तो उस पर दाग ने लिखा कि फलक जनाब व मलाइके जनाब थी दिल्ली, बहिश्त व खुल्द से भी इंतखाब थी दिल्ली, जवाब काहे को था लाजवाब थी दिल्ली, मगर ख्याल से देखा तो ख्वाब थी दिल्ली। पड़ी हैं आंखें वहाँ जो जगह थी नरगिस की, खबर नहीं कि इसे खा गई नजर किसकी। यहाँ की शाम थी मानिंद सुबह नूरानी, यहाँ के जर्रे में थी महर की दरख्शानी, यहाँ के संग से था तीरा लाल रुमानी, यहाँ की खाक से होता था आईना पानी। ये शहर वो है कि साया भी नूर था इसका, चिराग रश्क के तजल्ली तूर था इसका। अब वो सांस लेने के लिए जो रुके तो उनके वालिद बोले, हरामजादा कहता तो अच्छा है। पूरी नज़म सुनाओ। नियाज साहब का कहना था कि भाई उन्होंने दाग के बारे में इससे अच्छी दाद आज तक नहीं सुनी। अगर वो हरामजादा ना कहते तो शायद मुझे यकीन नहीं होता कि उन्हें पसंद आया। इससे उनकी खूब हिम्मत अफजाई हुई, उन्होंने लहक लहक के पूरा मुदद्दस सुना दिया। दाग जो थे उनकी ये सब एहसान तो रही। देखिए उस वक्त गदर पे मौलाना हाली ने भी एक शहर आशूब लिखा, उसमें ज़्यादा दर्द मिलता है, लेकिन दाग में जो शहर आशूब लिखा वो लंबा ज़्यादा तफसील है। तो मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त के शोरा की इज्जत रख ली दाग में, ये एहसान है। और एक और एहसान दाग का है कि जिस वजह से हम आज आप लोग बैठे हैं, मेरा पसंदीदा वजह जो है वो ये है कि दाग के शागिर्द बहुत, हम लोग जो नए अदब को समझने वाले हैं, किसी भी सिन्फ को समझने वाले हैं, हमें उस्तादों की ज़रूरत है। हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो हमें रास्ता दिखाए। दाग में कभी ऐसा कोई मसला उनका नहीं था कि इसको शागिर्द नहीं करूँगा, उसको शागिर्द नहीं करूँगा। आप ख़त लिख के भेज दीजिए, वो शागिर्द कर लेते थे और इस्लाह करके वापस भेज देते। तो दाग के कहा जाता है कि 1000-2000 शागिर्द थे, कुछ लोग 5000 भी कहते हैं, लेकिन वो मुबालगा है। 1000-2000 शागिर्द थे, जिनमें बेखुद दहलवी, बेखुद बदायूनी, साहिल दहलवी, नू नारवी, यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल भी थे, और साहब हैदराबाद के नवाब भी थे। तो एक बार ऐसे ही दाग अपने घर में बैठे थे, हैदराबाद के नवाब ने एक फरमान भिजवाया जिसमें लिखा हुआ था कि मिर्ज़ा दाग ये बताइए कि आपके तमाम शागिर्दों में सबसे अच्छा शागिर्द कौन है। अब ये सुनकर जितने भी शागिर्द वहाँ मौजूद थे उनमें एक खलबली मच गई।
दाग ने उनसे उनकी राय भी मांगी, उन्होंने कुछ कुछ लिख के भी दिया। 4-4 लोग इधर चले जाते थे कि भाई इसका नाम दो, इसका नाम दो। दाग ने वो पर्चे देखे, उसके बाद उन्होंने एक नाम रुक्के पे लिखा, हर कार्य को रवाना कर दिया। 3-4 दिन साहब महल में ये सब जो शागिर्द थे ये अपने ख्याली पुलाव पकाते रहे। एक दिन बिलाखिर एहसन मारहरवी साहब ने मौका पाके हिम्मत करके पूछा कि वो उस्ताद, वो फरमाने शाही का क्या जवाब दिया आपने? तो उन्होंने देखा, बोले कि भाई ऐसा है, बहुत मुमकिन था कि मैं वही जवाब देता जो तुम लोगों के ख्याल में था, लेकिन ऐसा जवाब शाहाना मिजाज समझने वाले नहीं देते। मसला क्या है कि मैं एक रईस के घर में पैदा हुआ, मेरा लड़कपन जो है वो किले मोहल्ला में बीता, जवानी मैंने दरबार रामपुर में गुजारी, और बुढ़ापा अपना तुम्हारे सामने नवाबों की सरपरस्ती में हैदराबाद में बसर कर रहा हूँ। ये मेरा इम्तिहान था, और इम्तिहान भी ऐसा जिसमें कामयाब होना सबका काम नहीं है। मैं खुदा का शुक्र है मैं कामयाब हुआ। मैंने उस जवाब में लिखा कि हुजूर, मेरे सब शागिर्दों में बेहतरीन शागिर्द आप हैं। और उसके बाद ये शेर पढ़ा कि देखा है देखने की तरह इस जहान को, गुजरा है एक ज़माना हमारी निगाह से। आज़रीन, बिल्कुल सही बात है कि ये शाहाना मिजाज रखने वालों को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। भाई हम लोग अपने आसपास देखते हैं, ये जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, ये जब किसी प्रोफेसर की ज़ेरे निगरानी पीएचडी कर रहे होते हैं तो थीसिस लिखने के अलावा और बहुत सारे काम करते हैं। सिलेंडर भरवा रहे हैं, उनके घर की ईद की सफाइयाँ करवा रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, ये सारे काम वो किया करते हैं, ठीक है। तो इनको खुश करना मुश्किल नहीं है। और दाग के साथ भी यही मामला था। दाग जब किले में थे या नवाबों के साथ, नवाबों की सरपरस्ती में रहा करते थे, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी जो उन हाकिमों के जो सियासती रिश्ते थे उनको मजबूत करने के लिए, बरकरार रखने के लिए था। जैसे कि उन्होंने दूसरे सूबों के जो नवाब थे उनके लिए सहरे लिखे, नवाब पटौदी का सहरा लिखा, शहजादे शहजादियों के लिए उन्होंने चौथी चिल्ले की रस्म लिखी, झूले लिखे, यहाँ तक कि खतने की रस्म पे भी लिखा, ठीक है। एक उनका उन्होंने सहरा लिखा था जिसका मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा कि शजरे तूर के क्या फूल गुंधे हैं इसमें, शजरे तूर के क्या फूल गुंधे हैं इसमें, हमने देखा नहीं इस तरह का रोशन सहरा। अब सहरे में भी वो ज़राफ़त, वो छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहे हैं। सहरा जो है वो मालिनें गूंदा करती थी, और उसमें उनके लिए एक शर्त होती थी कि जो मालन गूंदेगी वो सुहागन हो। तो शेर लिखते हैं साहब कि हूर को भी ये तमन्ना थी कि मालन बनती, हूर को भी ये तमन्ना थी, वर्जिन हूर को भी ये तमन्ना थी कि मालन बनती, इसमें ये शर्त है गूंदेगी सुहागन से। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों का दो सहरे मंढे, इनका एक गुलदस्ता खूबसूरत सा नन्या ने तैयार किया है, मुलाहिजा फरमाइए। क्या गले मिलती है एक एक लड़ी सहरे की, ईद आई है कि आई है घड़ी सहरे की, ईद आई है कि आई है घड़ी सहरे। चांद सा बेटा मेरा आज बना है दूल्हा, चांद सा बेटा मेरा आज बना है दूल्हा, हो गई इसलिए तो तीर
वाला गीत भी हम अगला गाएंगे. And these are also musically spaces where one sees coming together of so many cultures, क्योंकि अलग अलग परिवार, गांव, दूर दूर से दीजा. पुराने ज़माने में तो इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं थे, तो लोग ऐसे ही ओकेजन्स पर मिलकर सारा प्यार शेयर किया करते थे. तो मुझे बहुत मज़ा आता है. और ये हमारा धरोहर है. आपके परिवारों में, सबके परिवारों में भी जो हैं, प्लीज़ कीप दीज ट्रेडिशंस ऑन, सिंग देम, शेयर देम. आई वुड लव टू डू. अभी जो अगला सहरा है, ये दाग ने अपने शागिर्द और अपनी मुंह बोली बेटी, जब उनकी शादी हुई तब उन्होंने ये सहरा लिखा. नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान साहिब दहलवी की शादी पे उन्होंने सहरा लिखा. और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि इन दोनों की शादी भी पिछले 21 साल में हुई. इनकी तो खैर अभी सहरा अभी उतरा ही है. तो इन दोनों के शाहनवाज सारंगी पे है, शाहनवाज खान दिल्ली के जानपुर में है, और तबले पे हैं नीरज कुमार. दोनों का लंबा साथ है. जौहरी लाया इधर लाई है माली सहरा, जौहरी लाया इधर लाई है माली सहरा, जौहरी लाया इधर लाई है माली सहरा. माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा, माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा. जौहरी लाया इधर, जौहरी लाया इधर, जौहरी लाया इधर लाई है माली सहरा. माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा, माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा. जौहरी लाया भर दिए दाग ने गुलहाए मानी इसमें, भर दिए दाग ने गुलहाए मानी इसमें. क्या अजब गाए अगर बुलबुले गुलशन सहरा, क्या अजब गाए अगर बुलबुले गुलशन सहरा. माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा, माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा. जौहरी लाया इधर, जौहरी लाया इधर, जौहरी लाया इधर लाई है माली सहरा. माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा, माए काने गोहर हासिले गुलशन सहरा. खूब शादी का ये मना छाया, खूब शादी का ये मना छाया. नूर का जिसको आसमां कहिए, नूर का जिसको आसमां कहिए. खूब शादी का ये मना छाया, खूब शादी का ये मना छाया, खूब शादी का ये मना छाया.
उनके दाग जो थे उन्हें भी बुढ़ापे के दौर में शादी का शौक चल रहा था, हिजाब को बुला लिया था। दरअसल मसला क्या था, वो अकेले हो गए थे। उनकी जो बीवी थी, यहाँ मैं उनकी बीवी का जिक्र करूंगा, एक दिन बहुत बीमार थी, अजीज की उम्मीद नहीं रही थी। तो दाग ने भी चाहा कि मैं अपनी बेअतदालियों का, अपने जुर्मों का एतराफ़ करूं, माफ़ी मांगूं। और वो ख़तावार थे, उनके जुर्म थे। उस दौर में क्या था हाज़रीन कि ये तवाइफ़ों के साथ मिलना जुलना, उनकी सोहबत में रहना, उनके यहाँ जाना, उनको अपने घर पे रखना, ये मायूब नहीं समझा जाता था, बुरा समझा ही नहीं जाता। क्योंकि वो दौर भी जो था वो आज ही की तरह मर्दों के बनाए रस्मों पे और उनके कदरों पे चलता था। तो दाग इसमें पूरी तरह से गुनहगार थे। अब उन्होंने चाहा कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगूं। वो आगे गए, उन्होंने देखा कि उनके इर्द गिर्द जो हैं बीवी के, दाग के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो अपनी ख़ताएँ माफ़ करवा रहे हैं और वो कर भी रही हैं। तो इनकी हिम्मत और बढ़ी, आगे बढ़े। आंखें भरी हुई थी आंसुओं से, दिल भी भरा हुआ था। बोले कि बीवी मेरी ख़ताएँ भी माफ़ कर दो। बीवी बोली ना, तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ नहीं करूँगी। फिर इल्तिजा की कि माफ़ कर दो। उन्होंने फिर वही जवाब दिया। अब साहब दिल्ली वाले थे, वही दिल्ली की मड़क, वही ऐंठ जो हर जगह अच्छी नहीं होती। बोले कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और वहाँ से चले गए। जुमेरात के रोज़ 2 दिन बाद इंतकाल के दिन उन्हें बुलवाया और बोली कि उस दिन मैं तुम्हारा इम्तिहान लेती थी, तुम ऐसा रूठे कि फिर वापस ही नहीं आए। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। थोड़ी देर की खामोशी रही, फिर बोली कि एक बात बताओ, मेरे इंतकाल के बाद निकाह तो नहीं करोगे? तो बोले तुम्हें इससे क्या मतलब भाई, करूँ कि नहीं करूँ? बोली मतलब है, और सिर्फ इतना कि अगर तुम निकाह करोगे तो फिर बहिश्त में यानी जन्नत में मेरी सौकन भी साथ होगी, और ऐसी बहिश्त में, ऐसी जन्नत में मैं हरगिज़ गुजारा नहीं कर सकती। ऐसी जन्नत तुम्हीं को मुबारक। और अपने गुनहगार को अकेला छोड़ गई। दाग जो है वो तन्हाई से बहुत घबराते थे। जहाँ पूरी दुनिया चाहती है कि शेर कहते वक्त तन्हाई हो, इनका मामला मुख्तलिफ था। कहते थे जब तक मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं होंगे मैं शेर नहीं कह सकता। आज देखिए, आप देखिए। कहते थे मुझे वहशत होती है तन्हाई से, जी चाहता है कि कपड़े फाड़ के घर से बाहर निकल जाऊं। फिर दाग कहते थे कि मैं यहाँ तक कि मैं कब्र में भी अकेला नहीं जाऊंगा, मैं किसी को साथ ले जाऊंगा, और अगर कोई नहीं गया तो किसी की तस्वीर ले जाऊंगा। वो भी नहीं हुआ तो जब फरिश्ते सवाल पूछने आएंगे तो उनमें से एक को रोक लूंगा। बहरहाल तन्हा नहीं रहूंगा। और आज ये शख्स ऐसा तन्हा पड़ा कि ना इसार और रफाकत का वो बीवी साथ है, ना हिजाब बेहिजाब होने को तैयार है। किले की जो ऐश परस्ती थी वो दाग को शाहाना मिजाज समझना सिखा गई। अच्छी सूरतों ने उन्हें गजल कहने का सलीका सिखाया। दाग से होती चश्मकों ने, आंख मिचौलियों ने उन्हें रूठे को मनाने की तमीज सिखाई। वो शख्स जो कहता था कि फसुर्दा दिल न खिलवत, कभी महफिल में रहे, बहार बन के रहे हम जिस चमन में रहे। और उसके बाद वो कहते थे कि दिन गुजारे उम्र के इंसान हंसते बोलते, जान भी निकले तो मेरी जान हंसते बोलते। जीत की कड़वी सच्चाइयों ने आखिरकार इस जिंदा दिल शख्स को हंसते हंसते रुला ही दिया। 14 फरवरी 1905 बुलबुल हिंदुस्तान हमेशा के लिए खामोश हो गया। वक्त रुखसत गले लगा कर दाग हंसते हंसते रुला गया। शाम की आखिरी गजल है, बेगम अख्तर साहिबा की। ऐसे जी बैठे हैं। रस्मे उल्फत सिखा गया
दिल की दुनिया पे छा गया कोई रस्म उल्फत सिखा गया। क्या यहाँ से चला गया कोई, क्या यहाँ से चला गया कोई रस्म उल्फत सिखा गया। हंसते हंसते रुला गया कोई, हंसते हंसते रुला गया कोई रस्म उल्फत सिखा गया कोई दिल की दुनिया पे छा गया कोई रस्म उल्फत सिखा गया। एक बार दोनों आर्टिस्ट के लिए ये शहनवाज और धीरज। जी जी।
लेकिन ऐसी सोच रखना भी बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। उर्दू के लिए जानने वाले आज आए हैं आप सब लोग, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि दिस इज इट रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ होप एज आर्टिस्ट कि उर्दू ज़बान को सुनने वाले हैं आज, तो आप सबके लिए भी प्लीज़। Thank you, Ananya, Ashar, Shanawaz, and Neeraj. A heartfelt thank you to all for a truly wonderful evening. Your performance brought the legacy of Dawat Pahlavi to life in the most magical way. उर्दू मैम, उर्दू बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग नहीं आप उर्दू बोलिए, सीखेंगे। इतनी उर्दू की मार नहीं मारनी। ये अभी लोगों का दिल भरा नहीं। आगे और बहुत इवेंट्स होंगे मैम। I'd also like to take a moment to express my deepest gratitude to those whose support has made this event possible. A heartfelt thank you to Dr. Azmat Karim for his generous patronage and steadfast support. To Mr. Hariom Sharma from Invest Advice, Ishan Sharma from Taiwan Heritage, and the India International Center for their unwavering belief in our vision. Your invaluable contributions have been the foundation of this journey, and we are deeply grateful for your continued encouragement and commitment. Thank you to our amazing audience for being such a wonderful presence. Your enthusiasm and warmth made this evening even more special. Stay connected and updated about our future events by following Kashkol Collective on Facebook and Instagram. We look forward to sharing more beautiful moments with you. Thank you so much.